स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट टॉपिक इसका करेंगे, एडिशनल टॉपिक है, कोर्स में है नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सिर्फ, तो हम लोग एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मुश्किल नहीं है, इजी है। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस का मतलब क्या है पहले समझना। जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, लेट्स से ये है 2x+3। एक फंक्शन है जी एक्स, ये फंक्शन है x²-1। एफ एक्स है 2x+3, जी एक्स है x²-1। अगर आप लिखते हो fog x, fog x का मतलब क्या होता है? f फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो इसको हम लिखते हैं f ऑफ gx। f ऑफ gx, f ऑफ gx का मतलब कि f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है? x²-1। हाँ कि ना? f ऑफ x²-1। अब f फंक्शन में जो f फंक्शन है इसमें x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दो? x की जगह x²-1 सब्सटीट्यूट कर दो। ट्वाइस ऑफ x²-1 प्लस 3, रिजल्ट आया 2x²+1। इसी तरह गॉफ x, ये हो गया g ऑफ fx, ये हो गया g ऑफ fx। मतलब g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है? 2x+3। तो g फंक्शन में आप x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे? 2x+3। तो ये बन गया 2x+3 का होल स्क्वायर -1। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? ये तो बेसिक बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा मसाला लगाना शुरू करते हैं। तो बहुत सिंपल बात थी, यहां तक पहले भी पढ़ी हुई है ये बात आपने। अब थोड़ी दूसरी बात देखते हैं। सपोज करो f फंक्शन आपका डिफाइंड है a से b की तरफ, तो a क्या हो गया? डोमेन ऑफ f, और b क्या हो गया? कोडोमेन ऑफ f। ये बात मानते हो सारे? a क्या है? डोमेन ऑफ f। कोडोमेन क्या? b क्या है? कोडोमेन ऑफ f। g फंक्शन डिफाइंड है लेट्स से b टू c। b क्या है? डोमेन ऑफ g, और c क्या है? कोडोमेन ऑफ g। मतलब f में जो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी वो कहां से सब्सटीट्यूट होगी? a में से। जो जो a में हो सकता है वो f में आ सकता है, और f के जो आंसर्स होंगे वो कहां पे होंगे? b में होंगे। अच्छा, g के जो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे g फंक्शन में, वो कहां से कहां तक होंगी? वो आपकी b में होंगी, और जो उसके आंसर्स आ सकते हैं वो कहां पे होंगे? c में होंगे। यही मतलब हुआ इसका। अब सपोज करो मैं गॉफ डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखना इसको। मैंने गॉफ ऑफ x डिफाइन किया। जब मैं गॉफ ऑफ x बोलूंगा इसका मतलब g ऑफ fx। हाँ कि ना? मतलब इसमें जो आप x सब्सटीट्यूट कर सकते हो वो कौन सा x सब्सटीट्यूट कर सकते हो? जो f एक्सेप्ट करे, क्योंकि निकल तो f ऑफ x रहा है ना। मतलब इसमें x की वो वैल्यू सब्सटीट्यूट हो सकती है जो f में सब्सटीट्यूट होगी। मतलब इसका जो डोमेन होगा, जो गॉफ का डोमेन होगा, वो क्या होगा? डोमेन ऑफ f। मानते हो बात? क्योंकि x की वो वैल्यू डाल सकते हो जो f एक्सेप्ट करेगा। अभी मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। पहले अभी आप ऐसे लॉजिक समझो, इतनी बात समझ में आ सकती है। fx आपको निकालना है, fx में x कौन सा डालते हो? जो f के डोमेन में होगा। तो यानी इसमें जो x डलेगा वो डलेगा जो f के किस में होगा? डोमेन में। मानते हो? अच्छा, अब जो fx का आंसर है वो gx का डोमेन होना चाहिए।
क्योंकि आपको जी ऑफ दैट निकालना है ना। तो जो को डोमेन ऑफ एफ एक्स है, मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स है, मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। यस और नो? क्योंकि अगर एफ एक्स का आंसर जी के डोमेन में नहीं आया तो जी ऑफ वो वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आपको जी ऑफ समथिंग निकालना होगा ना। जी के जो डोमेन में आंसर आएगा, जी का जो डोमेन होगा, एफ एक्स का आंसर वही आना चाहिए, तभी तो जी और दैट वैल्यू सपोर्ट करेगा। मतलब इधर नोटिस करो, इधर अगर मैं गॉफ डिफाइन करता हूं, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर मैं गॉफ डिफाइन करता हूं तो उसमें मैंने क्या बोला? रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स, है कि नहीं है? इसलिए बी भी सेम लिखा। सो अब इसकी कंडीशन क्या होगी? गॉफ की कंडीशन क्या होगी? रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। अच्छा, अब जी ऑफ समथिंग आंसर निकल रहा है, तो यानी जो इसका आंसर आएगा वो रेंज ऑफ जी में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब गॉफ का जो आंसर आएगा, जो इसकी रेंज होगी, वो होगी रेंज ऑफ जी। मतलब गॉफ जब आप डिफाइन करोगे तो वो कहां से कहां तक होगा? डोमेन ऑफ एफ से रेंज ऑफ जी तक। ये क्या हो गया? ये ए है डोमेन ऑफ एफ, सी क्या है? रेंज ऑफ जी। मतलब अगर मैं इधर सपोज फॉग डिफाइन करता तो पहली बात, जी का डोमेन, जी की रेंज एफ के डोमेन के बराबर होनी चाहिए। देखो, जी का डोमेन, जी की रेंज एफ के डोमेन के बराबर है क्या? नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में बिकॉज रेंज ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। हां, अगर सपोज ये ऐसे होता, एफ फंक्शन ए से बी होता, जी फंक्शन बी से ए होता। अब फॉग में रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ के बराबर चाहिए। होता कहां से? ध्यान देना, होता क्या है, जब आप फॉग या गॉफ कुछ भी डिफाइन करते हो तो अंदर वाले के डोमेन से बाहर वाले की रेंज तक आंसर आता है। अंदर वाले की डोमेन से बाहर वाले की रेंज तक आंसर आता है, और बाकी दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बाकी दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो फॉग कहां से कहां डिफाइंड होना चाहिए? फॉग कहां से कहां डिफाइंड होना चाहिए? जी के डोमेन से एफ की रेंज तक। जी के डोमेन से, जी का डोमेन यूज होता है और एफ की क्या यूज होती है? रेंज यूज होती है। तो जी का डोमेन क्या है? बी, एफ की रेंज क्या है? बी, और बाकी दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। मतलब रेंज ऑफ जी मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, जो कि है इस केस में। अगर मैं इधर फॉग डिफाइन करता हूं, फॉग हो गया, अगर मैं इधर गॉफ डिफाइन करता हूं तो जो आंसर आएगा वो होगा डोमेन ऑफ एफ से रेंज ऑफ जी तक। डोमेन ऑफ एफ क्या है? ए, रेंज ऑफ जी क्या है? ए, और बाकी दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। मतलब रेंज ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, पहले इधर एक बार दोबारा समझो। मैंने बोला मुझे फॉग डिफाइन करना है, मुझे गॉफ डिफाइन करना है। इस एग्जाम्पल में मेरे को गॉफ डिफाइन करना है। गॉफ होता है जी ऑफ एफ एक्स। चार बातें। पहली बात, एक्स की वो वैल्यू एक्सेप्ट होगी जो एफ एक्सेप्ट करता हो, तो गॉफ का जो डोमेन होगा वो एफ का डोमेन होगा। पहली बात क्लियर? एफ एक्स का जो आंसर आएगा वो जी के डोमेन में होना चाहिए,
तभी तो g ऑफ दैट वैल्यू निकलेगी। तो f का रेंज g की डोमेन के बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन हो गई, एसेंशियल कंडीशन हो गई। जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो g ऑफ समथिंग होगा। तो आंसर किस में आएगा? g की रेंज में। तो यानी क्वेश्चन में यू गॉफ में क्या आंसर आएगा? f की डोमेन से g की रेंज तक का, और बाकी दोनों चीजें बराबर चाहिए। f की रेंज और g का डोमेन क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो ऐसा हो सकता है जैसे इस केस में गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगले केस में देखो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसको एज ए क्वेश्चन समझो, मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूं। पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सामने देखो मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा, सामने समझो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है लेट, प्लीज ध्यान देंगे, लेट एफ, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, प्लीज समझोगे। 2 3 4 5 2 3 4 5 9 and G 3 4 5 9 to 7 11 15। ये मेरे को दे दिया, ये दो फंक्शंस हैं एफ और जी। आप देखो डोमेन रेंज दी हुई है, बी डिफाइंड एज f2 is 3, f3 is 4, f4 f5 equal to 5, G3 equal to G4 equal to 7, G5 equal to G9 equal to 11। ये गिवन है, ये चीजें गिवन है। कहता है फाइंड गॉफ। चल मैं ऐड भी कर देता हूं, फॉग, दोनों चीजें निकालनी है। तो पहले गॉफ निकालते हैं। ध्यान देना बेटा, पहली बात, गॉफ डिफाइंड कहां से होगा? एफ के डोमेन से जी की रेंज तक। एफ का डोमेन क्या है? 2 3 4 5। जी की रेंज क्या है? तो ये होगा 2 3 4 5 से 7 11 15 तक। मतलब आपको निकालना है गॉफ ऑफ 2, आपको निकालना है गॉफ ऑफ 3, आपको निकालना है गॉफ ऑफ 4, आपको निकालना है गॉफ ऑफ 5। गॉफ ऑफ 2 का मतलब जी ऑफ F2, F2 का मतलब कितना हुआ? 3, G3, G3 का मतलब हो गया 7, ये हो गया G ऑफ F3, F3 का मतलब कितना हुआ? 4, G4 का मतलब क्या हुआ? 7, ये हो गया G ऑफ F4, G ऑफ 5, G5 कितना? 11, ये हो गया G ऑफ F5, G5 कितना है? 11। ठीक है, समझ में आ गया? अब सपोज करो मैं फॉग निकालता हूं, पहली बात तो फॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जी के डोमेन से एफ की रेंज तक हुआ, जी के डोमेन से एफ की रेंज तक, बाकी दोनों बराबर नहीं है। बट फिर भी चुल है मेरे में, मैंने ध्यान नहीं दिया। सपोज पहली बात, फॉग निकलेगा कहां से? जी के डोमेन से निकलेगा। अच्छा, अगर मैं फॉग, जी का डोमेन कितना है? 3, फॉग 3 निकालता हूं, ये हो गया एफ ऑफ G3, G3 कितना हुआ? 7, ये हो गया F7, F7 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि F के डोमेन में ही नहीं है वो। अब समझ में आया? तो जो G का आंसर है वो F के डोमेन में होना चाहिए, तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा। इसमें देखो, जो F का आंसर था वो G के डोमेन में आ गया, तभी तो G ऑफ दैट वैल्यू निकला, नहीं तो नहीं निकलता। समझ में आ गई इतना बेसिक बात? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा यहां तक?
आप सबको क्लियर है? 5 मिनट का समय, फटाफट लिखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। आगे ध्यान दो, अब इसको अप्लाई करते हैं थोड़े दूसरे तरीके से। फॉग ऑफ ही है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपको बोल रहा है, ये पुरानी एनसीईआरटी का है, आपको क्वेश्चन में बोला शो दैट, इंटरप्रिटेशन साथ साथ प्लीज ध्यान देंगे। आपको बोला शो दैट इफ एफ r माइनस 7/5 टू r माइनस 3/5 इज डिफाइंड बाय दिस। ये पहला वाला r माइनस 7/5 क्या हो गया? डोमेन। r माइनस 3/5 क्या हो गया? रेंज, राइट, रेंज। अब आप देखो अगर ध्यान से, r माइनस 7/5, r माइनस 7/5 ये क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना? अच्छा, g को उल्टा डिफाइन किया है, r माइनस 3/5 टू r माइनस 7/5 gx। वैसे अब देखो इसमें भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x नॉट इक्वल टू 3/5। कह रहे देन फॉग इज IA, गॉफ इज IB। ये IA IB का मतलब क्या है? इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन। बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शन में, पहला है, दूसरा ही था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? fx इक्वल टू x। तो फॉग आपको आइडेंटिटी प्रूव करना है, इसका मतलब फॉग x को आपको x प्रूव करना है। गॉफ आपको आइडेंटिटी प्रूव करना है, इसका मतलब गॉफ x को आपको x प्रूव करना है, ठीक है? वेयर a इज दिस, b इज दिस। अभी इसका भी औचित्य बताता हूं। r माइनस 3/5 ये वाली चीज a है और ये वाली चीज b है। ये a है और ये b है। कहने का मतलब जो f फंक्शन है वो डिफाइंड है b टू a, और जो g फंक्शन है वो डिफाइंड है a टू b। fx आपको डिफाइंड है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। जो gx आपको डिफाइंड है वो है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। आपको फॉग चेक करना है और गॉफ चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। फॉग पहले, फॉग कहां से कहां तक डिफाइंड होगा? g के डोमेन से f की रेंज तक। g का डोमेन क्या है? a, f की रेंज क्या है? a। तो ये a से a डिफाइंड है, बाकी दोनों बराबर होने चाहिए, है कि नहीं? ओ सॉरी, a से a, बाकी दोनों बराबर होने चाहिए, वो है कि नहीं है? तो फॉग डिफाइंड है। इसी तरह गॉफ कहां से कहां तक डिफाइंड है? f के डोमेन से g की रेंज तक। f का डोमेन क्या है? b, g की रेंज क्या है? b टू b, और बाकी दोनों इक्वल होने चाहिए। अब डिफाइंड तो हो गए, वैल्यू निकालते हैं। फॉग x ये हो गया f ऑफ gx। f ऑफ व्हाट इज gx? gx 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। f फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर दो, 3 टाइम्स 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7। एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर कट जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर बचा 21x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12। डिनोमिनेटर में आया 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस 21। नीचे 31x कट गया, ऊपर 12 कट गया, ऊपर बचा 41x, नीचे बचा 41। कितना आया? x। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू फॉग का डोमेन क्या है? a। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू a, मतलब फॉग हो गया आइडेंटिटी इन a। फॉग हो गया आइडेंटिटी इन a। इसी तरह गॉफ पे आ जाओ। गॉफ क्या होगा? गॉफ x g ऑफ fx। g ऑफ fx क्या है? fx कहां गया? अच्छा यहां लिखा 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। g फंक्शन में सब्सटीट्यूट करो, g फंक्शन में सब्सटीट्यूट करो।
जी ये रहा 7 टाइम्स x की जगह आया 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x 5 टाइम्स 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3 एलसीएम लो, ऊपर नीचे 5x माइनस 7 कट जाएगा 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 अपॉन 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21 28 कट के 41x नीचे 15x कट के 41 आ गया x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू f का डोमेन क्या है b फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू b देयरफॉर गॉफ क्या हो गया आइडेंटिटी इन b यही प्रूव करना था। ये बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर नोटिस करो फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी आ रहे हैं। इससे हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इनवर्टिबल इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बहुत ध्यान से समझना, इनवर्टिबल फंक्शंस। बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक एक वर्ड का मतलब है, रट्टा नहीं है, एक एक वर्ड का मतलब है। एनी फंक्शन f a to b is said to be invertible if there exists another function g b to a। एक a टू b है, एक ऐसा फंक्शन हो जो b टू a हो, सच दैट fog is identity in b and goff is identity in a। किसी भी फंक्शन को इनवर्टिबल कब बोलते हैं? अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे, अगर ये फंक्शन a टू b है, सो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे b टू a उल्टा हो जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो इनवर्स फंक्शन आया कहां से? वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ओरिजिनल फंक्शन जो साइन है कॉस है उसका जो डोमेन रेंज था उल्टा हो जाए, रेंज डोमेन बन जाए, डोमेन रेंज बन जाए। यही होता है ना। तो जो इन्वर्टिबल उल्टा फंक्शन है, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स हो सकता है, और ऐसा फंक्शन जो उल्टा बन के आए, मतलब यहां पे g, द फंक्शन g is called inverse of f and is represented as f inverse। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स वो इनवर्स फंक्शंस हैं। साइन कॉस टैन क्या होगा? इनवर्टिबल। जिनका इनवर्स हो सके वो कौन है? इनवर्टिबल। और जो इन्वर्ट करके आए वो फंक्शन कौन सा है? इनवर्स फंक्शन। मतलब कहने का मतलब है एफ ओ एफ इनवर्स या फिर एफ इनवर्स ओ एफ, ये हमेशा क्या होगा? आइडेंटिटी। साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है ना, आइडेंटिटी। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स होता है ना, आइडेंटिटी। इसी तरह साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स होता है ना, आइडेंटिटी। अब समझ में आया? पिक्चर क्लियर हुई? मैं ये क्यों करवा रहा हूं, ये बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अब है। आप कहोगे सर यही बोले जा रहे हो असली खेल। मजा देखो, बहुत इजी है, ध्यान से समझने वाली बातें हैं। अब जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा उसको। एन इनवर्टिबल फंक्शन must be bijective।
इन्वर्टिबल फंक्शन को 1 to 1 और ऑन टू होना कंपलसरी है। अगर कोई फंक्शन 1 to 1 या ऑन टू नहीं है, मतलब या तो 1 to 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है या दोनों नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 to 1 या ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ भी कर लो। ऐसा क्यों? मैंने बोला आपने मान लिया? नहीं, समझो, ध्यान से समझो। सपोज आपके पास एक एफ फंक्शन है, ये 1 to 1 सपोज नहीं है। अगर ये 1 to 1 नहीं है तो ये मैनी टू 1 होगा। 1 to मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता। अगर ये 1 to 1 नहीं है तो ये मैनी टू 1 होगा, तो ये मल्टीपल इससे लिंक होंगे। ऐसा हो सकता है, हाँ कि ना? अगर ये 1 to 1 नहीं है तो ये मैनी टू 1 होगा। सपोज ऐसा फंक्शन है, इफ फंक्शन इज नॉट 1 to 1 then it must be many to 1। मतलब इसका जो उल्टा बनेगा, उल्टा हो जाता है ना इनवर्स में, जो उल्टा होगा वो 1 to many हो गया, वो तो फंक्शन ही नहीं होता। 1 to many तो फंक्शन ही नहीं होता, many to 1 होता है, 1 to many फंक्शन ही नहीं होता। मतलब अगर 1 to 1 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आई? मैंने बोला मान लिया वो 1 to 1 नहीं है। अगर कोई 1 to 1 फंक्शन नहीं है तो वो many to 1 फंक्शन है। अगर वो many to 1 फंक्शन है then its inverse must be 1 to many। One to many, therefore it does not exist। मानते हो बेटा? मैनी टू 1 तो फंक्शन होता है, 1 to many तो फंक्शन ही नहीं होता। मतलब इसका 1 to 1 कंपलसरी है। therefore इनवर्टिबल फंक्शन मस्ट बी 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ऑन टू पे। ऑन टू पहले थियोरेटिकली समझो। ऑन टू का मतलब क्या होता है? रेंज वाली साइड पे कुछ भी खाली नहीं छूटता। कोडोमेन इक्वल टू रेंज। मान लिया ऑन टू नहीं है, मतलब रेंज वाली साइड पे कुछ खाली छूटेगा ना। जब उल्टा कर दूंगा तो डोमेन वाली साइड पे कुछ खाली छूट गया। अब डोमेन वाली पे छूट गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब उसका ऑन टू भी होना जरूरी है। समझ में आ गया? फंक्शन ना होने की क्या क्या कंडीशंस होती है? एक, 1 to many नहीं होना चाहिए, दूसरा डोमेन साइड पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए। सो अब आ जाते हैं ऑन टू वाली कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या मैंने बोली? इफ एफ इज नॉट ऑन टू देन there must be element in codomain which does not have a preimage। therefore its inverse function will have elements in domain which doesn't have image, therefore it does not exist। So इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना बहुत जरूरी है। सो कोई भी फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो 1 to 1 भी होगा, जरूरी होगा, 100% होगा, और ऑन टू भी होगा, जरूरी होगा, 100% होगा। ये दोनों एसेंशियल कंडीशंस हैं। समझ में आ गया? क्लियर सब बच्चों को? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो।
ट्रिग्नोमेट्री का चल सुन सुन, साइन की वो प्रिंसिपल रेंज हो गई ना, इसीलिए उसमें प्रिंसिपल रेंज डिफाइन करते हैं। देखो सपोज इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर मैं 0 से 360 में चलता, अगर मैं 0 से 360 ले लेता, फंक्शन को उल्टा करता, तो दो वैल्यूज के लिए एक इमेज बन जाती, एक प्री इमेज के लिए दो इमेजेस आ जाती, तो वो फंक्शन ही नहीं होता ना। इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा प्रिंसिपल रेंज में डिफाइन करते हो, नहीं तो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए आपको उसको प्रिंसिपल रेंज में डिफाइन करना पड़ता है, नहीं तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि देख साइन ऑफ लेट्स से 45, तूने जो एग्जांपल लिया साइन कॉस 0 या साइन कौन सा बोल रहा था, बोल साइन 0 0 है, साइन 180 0 है, साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 180 इज 0, दो प्री इमेजेस हो गई 0 और 180, उनकी एक इमेज हो गई 0। अब जब इनवर्स करेगा, साइन इनवर्स 0 0 भी हो गया, साइन इनवर्स 0 180 भी हो गया, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो एग्जिस्ट कौन करेगा, -π/2 टू π/2, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बार वैल्यू आएगी 0। अगर दो बार आ रही है तो वो 1 to many फंक्शन बन गया, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई वी हैव टू डिफाइन प्रिंसिपल रेंज। ऐसा भी हो सकता है, देखो एक बार को क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सपोज कभी क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0 इफ प्रिंसिपल रेंज इज π/2 टू 3π/2। प्रिंसिपल रेंज ही बदल दी, कर सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज के लिए कंडीशंस बताई थी मैंने आपको, सारी वैल्यूज एक बार कवर होनी चाहिए, सारी वैल्यूज एक बार कवर होनी चाहिए। तो 90 से लेकर 270 के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज भी कवर हो गई, नेगेटिव भी कवर हो गई, उसमें आंसर 180 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। अच्छा, आपने कई बार क्वेश्चन सुना होगा, ये किसी मेरे टेस्ट में भी मैंने कई बार दिया है, फाइंड एनी अदर ब्रांच अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, तो उसका ये आंसर हो गया, सारी वैल्यूज कवर होनी चाहिए। साइन का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 टू π/2, एनी अदर ब्रांच अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल वो हो गई π/2 टू 3π/2 या 3π/2 टू 5π/2, 2π जोड़ दे, दूसरी आ गई। कॉस की क्या होती है, 0 टू π, तेरे को अदर चाहिए π टू 2π, नेगेटिव भी हो गई, पॉजिटिव भी कवर हो गई, 360 जोड़ दे, 2π से 3π, वो भी हो गई। तो आंसर उसमें निकालने को भी आ सकता है, ठीक है, कल टेस्ट है ना, आंसर उसमें निकालने को भी आ सकता है। समझ में आ गई बात, सबको क्लियर। चलो पहले इतना लिखो बेटा, वो जब भी है इतना लिखो बेटा पहले। हाँ जी बेटा, आपने इनवर्स फिगर में सर आपने लिखवाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट शिफ्ट इंक्लूडेड, तो सिर्फ उसके लिए, वो सिर्फ प्रिंसिपल रेंज जो आप स्टैंडर्ड डिफाइन करते हो वो उसमें डिफाइन करते हो। यू कैन चूज एनी अदर प्रिंसिपल ब्रांच, बट दैट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले यहां तक लिखिए प्लीज, यहां तक सबको क्लियर। और देखिए, जिसका रह गया बाद में कॉपी करना। अप्लाई करते हैं, कह रहा है एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है f n टू y, ध्यान देना प्लीज, n टू y, n क्या हो गया, डोमेन, y क्या हो गया, कोडोमेन। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4x plus 3 where y is this for some n, भाड़ में जा, show that f is invertible, find its inverse। तो y को कोडोमेन नहीं होना होगा, क्या होना होगा, रेंज, तभी ये क्या होगा, इन्वर्टेबल। क्यों, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा तभी तो बाइजेक्टिव बनेगा, ऑन टू बनेगा। तो ये जो y है ये बेसिकली क्या हो गया, रेंज। ये रेंज क्यों है, ये देखो, उसने बोला y क्या है, 4x plus 3, जिसके लिए आ रहा है वो है, मतलब आपको y की वो वाली वैल्यू लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो ऑब्वियसली वो रेंज हो गया कि नहीं हो गया। इसका इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल शो करना है, मतलब बाइजेक्टिव शो करना है। सो दो मेथड से कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। पहला मेथड क्या होता है, बाइजेक्टिव शो कर दीजिए। बाइजेक्टिव शो करने के लिए पहले 1 to 1 शो कीजिए, fx1 इक्वल टू fx2 मींस 4x1 plus 3 is 4x2 plus 3,
हाँ कि ना? 4x1 प्लस 3 इज 4x2 प्लस 3, 3 कट गया, 4x1 इक्वल टू 4x2, मतलब x1 इक्वल टू x2, मतलब ये 1 to 1 हो गया। ऑन टू के लिए लेट fx इक्वल टू y, नहीं कर सकते वो, क्योंकि ये रियल नहीं है, नेचुरल है, x नेचुरल है। अब y बोल दिया, ऑन टू के लिए देखो, इट इज ऑन टू बिकॉज y इज रेंज, ये गिवन है ना। y क्या है? वो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब y क्या है? रेंज है, विच इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब ये क्या हो गया? ऑन टू, देयरफॉर इट इज इन्वर्टेबल। अब उल्टा फंक्शन कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। उल्टा फंक्शन निकालने का बड़ा आसान तरीका है। जैसे पिछले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में एक गेम खेलता हूं, जरा ध्यान देना, ये मेरे पास fx था, fx को y ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xy निकाल लो, उल्टा कर दो, x निकाल दो, कितना हुआ? 3x माइनस 5xy इज माइनस 7y माइनस 4, तो y कितना आ गया? 7y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3, 5y माइनस 3, ये x की वैल्यू आ गई। देखो ये यही तो फंक्शन है जी। इनवर्स में क्या होता है? x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स x, जो x था वो y बन जाता है, जो y था वो x बन जाता है। तो उल्टे फंक्शन को, उल्टा फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? लेट fx इक्वल टू y, तो 4x प्लस 3 इज y, x कितना हुआ? y माइनस 3/4, तो आपके पास f इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ गई? y माइनस 3/4, खत्म, आ गया इनवर्स फंक्शन। x निकाल दिया y की टर्म्स में, पहले y था x की टर्म्स में, उल्टा कर दो, x निकाल दो y की टर्म्स में। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, मेथड 2, सेकेंड मेथड क्या है? आपको fx दिया है 4x प्लस 3, इसको y ले लो, x कितना हो गया? y माइनस 3/4, इसको gy ले लो, फॉग निकाल लो, फॉग y, f ऑफ gy, f ऑफ y माइनस 3/4, f फंक्शन में x की जगह y माइनस 3/4 डाल दो, कट के कितना आया? y आ गया, फॉग y के इक्वल, मतलब फॉग क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरह गॉफ x, ये क्या हुआ? g ऑफ fx, सो g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस 3, g वाले में y की जगह क्या डाल दो? 4x प्लस 3, कट के कितना आया? x आ गया। गॉफ इज आइडेंटिटी। अगर फॉग गॉफ दोनों आइडेंटिटी होते हैं तो g क्या होता है? f का इनवर्स होता है। तो इनवर्स निकालने का मतलब क्या हुआ? आप पहले y निकाला है आपने इन टर्म्स ऑफ x, आप उल्टा कर दीजिए, x निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y। एक और क्वेश्चन देखो, सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस टाइप का एक मैंने टेस्ट में भी डाला है, इस एक्सरसाइज का नहीं, पिछली एक्सरसाइज में। f फंक्शन आपको दिया n टू r, n क्या हो गया? डोमेन, r क्या है? कोडोमेन। डिफाइंड एज fx इक्वल टू, वो डैश नहीं है, fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये फंक्शन दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। शो दैट f n टू s वेयर s इज द रेंज इज इनवर्टेबल, मतलब इसमें कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, मतलब f n टू r इनवर्टेबल नहीं है। कौन इनवर्टेबल है? n टू s, ये f डैश है, f डैश है। अब देखो जरा ध्यान से, ऐसा क्यों? आप क्या करो,
fx को y ले लो, 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये हुआ y माइनस 15, 4 कॉमन लीजिए, लिख सकते हो यहां तक सारे लिख सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, x का कोफिशिएंट क्या है 3, उसका हाफ कितना हुआ 3/2, स्क्वायर कितना हुआ 9/4, दोनों तरफ जोड़ दीजिए। सॉल्व कीजिए, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज y माइनस 6/4, लिख सकते हो। तो x कितना हुआ अंडर रूट ऑफ y माइनस 6/4/2 माइनस 3। मानते हो बेटा? यहां तक सबको क्लियर है? अब ध्यान दो, y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 चाहिए कि नहीं चाहिए? y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब जो s होगा ना वो ऑल रियल नंबर नहीं हो सकता। मतलब ये वाला ऑल रियल नंबर्स है, तो क्या कोडोमेन रेंज के बराबर आया? नहीं आया। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। n2r इज नॉट इन्वर्टिबल, देयरफॉर रेंज इज 6 to infinity. Therefore f n2r is not invertible because it is not onto. onto नहीं है इसलिए इन्वर्टिबल नहीं है। बट if s is range, so f n2s is invertible. कैसे? 1 to 1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। fx1 इक्वल टू fx2, so 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। 15 से 15 कट गया, रीअरेंज, 4 से 4 काट दो, आपके पास आया x1 स्क्वायर प्लस 3x1 इज x2 स्क्वायर प्लस 3x2। रीअरेंज, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर is 3 times x2 minus x1, या minus 3 times x1 minus x2 equal to 0. So x1 minus x2 common, क्या बचा? x1 plus x2 plus 3 equal to 0. तो आपके पास x1 equal to x2 आया कि नहीं आया? ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि x क्या है? नेचुरल नंबर्स, ऐड करके 0 नहीं आएगा। तो यानी ये क्या हो गया? 1 to 1 तो हो गया। ऑन टू आपने यहां से चेक कर लिया। इनवर्स फंक्शन कौन सा होगा? इनवर्स फंक्शन होगा एफ इनवर्स, कितना हो जाएगा? ये वाला x जो आ जाता है y की टर्म्स में वो इनवर्स होता है। एफ इनवर्स y कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3/2। ठीक, अब आप चेक करो एफ ओ एफ इनवर्स, सो एफ ऑफ एफ इनवर्स y, एफ ऑफ अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। एफ फंक्शन में पुट करो, ये रहा एफ फंक्शन, सब्सटीट्यूट करो, 4 टाइम्स इसका स्क्वायर प्लस 12x माइनस प्लस 15, कट पिट के ये y आ जाएगा एलसीएम लेने पे, स्क्वायरिंग करने पे। इसी तरह से एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एफ एक्स, एफ इनवर्स एफ एक्स कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। एफ इनवर्स में पुट करो अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3/2। ये कितना हो गया? 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से रूट कट गया, कट के x आ गया। आई बात समझ? सो पॉइंट इज, दो तीन मेन पॉइंट्स। इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो।
बाइजेक्टिव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हो? एफ एक्स को वाई ले लो, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल दो, तो जो उल्टा आएगा वो इनवर्स फंक्शन होगा, बट वो तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब आप कभी एनसीईआरटी नोटिस करना, सेकंड एक्सरसाइज, उसने क्या किया हुआ है, उसने बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए, ऑन टू प्रूव करने के लिए ये कंसेप्ट यूज किया है फॉक का। एग्जाम्पल्स में देखना, एग्जाम्पल्स में उसने ये कॉन्सेप्ट यूज करके ऑन टू प्रूव करा है, बिना ये लॉजिक बताए। तो गधे हैं वो। दोनों तरीके समझ में आ गए। सो ये था आपका बाइजेक्टिव फंक्शन, जिससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन और ब्रीफ की ये कोर्स में क्या है, कोर्स में तो नहीं है ये, बट कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।